Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Structure Analysis Essential Lecture 14. कर्व बीम को डिस्कस करेंगे और क्या डिस्कस करेंगे, लाइक स्ट्रेट बीम अगर हमारे पास हो और वो सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट हो तो हमें पता है किसी भी सेक्शन पे जो हम स्ट्रेस निकालते हैं दैट इज़ My/I। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक कर्व बीम हो और उसके ऊपर, यानी इसमें तो इनिशियल कर्व नहीं है कर्वेचर, इसमें इनिशियली ही कर्वेचर है और फिर बेंडिंग मूवमेंट की वजह से वो कर्वेचर और भी चेंज होगी। ठीक है, तो इसमें जो है वो स्ट्रेसेस, यानी अगर हम टॉप स्ट्रेसेस या बॉटम स्ट्रेसेस फाइंड आउट या किसी भी पॉइंट पर हम स्ट्रेसेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूलेशन होगी। तो आज हम इस जर्नल फॉर्मूलेशन, जिसे हम वेंकलर बैक मेथड भी कहते हैं, ठीक है, सारी तकरीबन इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड है, तो हम पहले थोड़ा सा जर्नली डिस्कस करते हैं किस चीज़ को, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, यहीं से सारा जो है वो क्लैरिटी आएगी आपकी। लेट सपोज अगर एक बीम है एंड दैट इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल और ए कंप्रेसिव लोड, इस एग्जांपल में मैंने कंप्रेसिव लोड लगाया है, तो हमें पता है किसी भी सेक्शन पे अगर ए बी को हम 0 0 मान लें और लेफ्ट साइड नेगेटिव और राइट साइड पॉजिटिव, तो कंप्रेसिव नेगेटिव होंगे, तो दैट इज -P/A। ठीक है, इस तरह अगर एक बीम, स्ट्रेट बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट हो तो किसी भी सेक्शन पर जो स्ट्रेसेस होंगे वो यहाँ से, यानी अगर ये होगा, ये पॉजिटिव बेंडिंग है तो पॉजिटिव बेंडिंग ऐसे होती है। ठीक है, यानी टॉप कंप्रेशन और बॉटम टेंशन। तो कंप्रेशन नेगेटिव, हम नेगेटिव की तरफ चले जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये अब ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो दैट इज My/I, आई मीन्स पॉजिटिव, और ये नेगेटिव My/I। ये तो है स्ट्रेट बीम के लिए। अब देखें इस लाइन की जो कर्व है या बेसिकली इक्वेशन है वो है 1 डिग्री कर्व। ठीक है, यानी हाईएस्ट y का जो पॉलिनोमियल है दैट इज 1 डिग्री। ठीक है, ये हो गया, और ये y डिस्टेंस हमें पता है ये न्यूट्रल एक्सिस या सेंट्रोइडल एक्सिस से होता है। इसके ऊपर मैं आता हूँ कि ये दो क्या चीज़ें हैं, तो इसकी पावर 1 है तो दैट इज़ 1 डिग्री, और ये y डिस्टेंस। अगर हम वैसे इस केस में y इसको कर लें ऐसे, तो वो तो फॉर्मूला तो P/A का है। ठीक है, तो अगर P/A है और हम इसके साथ वैसे y को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस्ड कर दें तो उसकी पावर होगी 0, क्योंकि मैथमेटिक्स के हिसाब से चाहे x पावर हो, y पावर हो, कोई भी पावर 0 हो तो दैट इज इक्वल टू 1। तो वही P/A का फॉर्मूला। इसका मतलब है कि इसकी जो डिग्री ऑफ कर्व है दैट इज 0 डिग्री, यानी स्लोप जो है वो इस लाइन की वो 0 डिग्री कर्व है, स्ट्रेट। ठीक है, और ये जो है वो 1 डिग्री कर्व है, और यहाँ पे जो स्ट्रेसेस हैं इसको चाहे आप सेंट्रोइडल एक्सिस से ले लें। अच्छा, मेरे पूरे लेक्चर में सेंट्रोइडल एक्सिस रेड कलर होगा और न्यूट्रल एक्सिस वाइट कलर होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट बीम में सेंट्रोइडल एक्सिस हो या न्यूट्रल एक्सिस हो, वो सेम एक्सिस यानी ओवरलैप करते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि CA इज इक्वल टू NA, यानी एक ही ओवरलैप कर रहे होते हैं। इनके बीच में जो इसेंट्रिसिटी होती है वो बेसिकली 0 होती है। लेकिन कर्व बीम में विदाउट बेंडिंग मोमेंट, यानी अभी हमने बेंडिंग मोमेंट नहीं लगा, इसमें इनिशियली ही सेंट्राइड और जो न्यूट्रल एक्सिस है उसके बीच में एक नेचुरल इसेंट्रिसिटी मौजूद होती है, यानी आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है दैट इज टुवर्ड द कर्वेचर। देखिए ना, यहाँ पे एक पॉइंट होगा जिससे आपने ये कर्व ड्रॉ की होगी। ठीक है, और उसके बीच में एंगल कोई फाई हो, एक लाइन ऑफ कर्वेचर होगी या एक पॉइंट ऑफ कर्वेचर होगा जिससे आपने ये कर्व ड्रॉ की है, लाइक इन आपके आर्चेज है या आपका कोई इस तरह का वो क्रेन का हुक है। ठीक है, तो क्रेन के हुक को जब डिज़ाइन करते हैं
तो एक तो इसका ये वाला पार्ट डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, यानी इसके ऊपर कोई लोड है, जितना आपने जितने मैक्सिमम लोड के लिए आपने इसको डिज़ाइन करना है। और एक इसके जो स्ट्रिंग का डिज़ाइन है वो एक अलग है, फिर वो तो टेंशन में है, सिंपल, वो तो आसान है। लेकिन इस हुक का डिज़ाइन एज ए कर्व बीम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। या आपके पास जो है वो ऐसे जो चेन्स होती हैं, ठीक है, ये चेन्स जो होती हैं, इस पे आप कोई फोर्सेस लगाते हैं पी, तो इसमें क्या स्ट्रेसेस आएंगे। तो ये कर्व बीम जो है वो इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हैं, ठीक है। तो अब इसमें इसकी जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट है इस टाइप, इसकी जो है वो लीनियर है 1 डिग्री। लेकिन इसमें जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगी, वैल्यू पे अभी मैं नहीं जा रहा, लाइक जिस तरह इसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूशन भी बताई और वैल्यू भी हमने लिख दी my/i। इस वीडियो का मकसद ही यही है कि हम ये वीडियो निकालें, जो है ये स्ट्रेसेस जो है वो हम कंप्यूट करें। तो ये इस किस्म की आएगी। दिस इज द हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक। सो दिस इज द हाइपरबोलिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है। सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस जो होता है वो किसी भी शेप का सेंटर होता है, यानी एक किस्म का ज्योमेट्रिक शेप, ठीक है। तो इस केस में वो यहां कहीं पे होगा। तो स्ट्रेट बीम में तो चाहे सेंट्रोइडल एक्सिस है या न्यूट्रल, वो तो ओवरलैप करते हैं, जबकि कर्व बीम में देयर इज सम इसेंट्रिसिटी बिटवीन द सी ए एंड एन ए। ये अब एन ए वो एक्सिस है जिसके ऊपर स्ट्रेस जीरो होगी, और सेंट्रोइडल एक्सिस वो होगा जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, ठीक है। तो कर्व बीम में सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर स्ट्रेसेस जीरो नहीं होते, बल्कि कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। जबकि न्यूट्रल एक्सिस के, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, ठीक है, लाइक जिस तरह ये है और ये, तो इसी तरह ये भी होगा। सो दिस इज हाइपरबोलिक। और इसकी वैल्यू क्या है, ये टॉप में, यानी हम किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट कर सकते हैं स्ट्रेसेस को, लेकिन हम जो है वो y के हिसाब से कर लेंगे, और ये y जो होगा यहाँ से हम लेंगे। हमेशा याद रखें ये न्यूट्रल एक्सिस से आप y लेंगे, ठीक है। तो हमें इस स्लाइड में दो चीज़ें पता लग गई कि एक तो ये कि कर्व बीम में न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है, वो उसमें कुछ इसेंट्रिसिटी होती है। और दूसरा ये जो कर्व बीम है उसमें जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हाइपरबोलिक नेचर की होती है। समझ आ गए, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता लगी। अब इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो वेंकलर बैक इक्वेशंस, इसकी कुछ assumptions है। जिस तरह ये फार्मूला जो है my/i ये यूलर बर्नौली इक्वेशन से आया है, इस तरह इसके जो कर्व बीम के हम वो देखेंगे तो उसको वेंकलर बैक इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है, या मेथड कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट है कि क्रॉस सेक्शन रिमेन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द न्यूट्रल एक्सिस, ये मैं बाद में समझाता हूँ आपको। मटेरियल इज होमोजीनियस एंड ओबे हुक्स लॉ। होमोजीनियस मटेरियल क्या है कि जो सेम मटेरियल का बना हो, ठीक है, क्रॉस सेक्शन सेम हो, या वुड हो या स्टील हो। लेकिन वैसे सोचें अगर कंक्रीट आ गया तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम चेंज तो कर सकते हैं किसी सिमेट्रिकल होमोजीनियस सेक्शन में बाय यूजिंग द मॉड्यूलर रेशोज, ठीक है। इसकी तो कोई ई होगी ना, ई एस, और इसका कोई ई सी होगा, ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, और ये तो यहाँ से हम वो एन निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस एन को आप जब इस एरिया ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो ए सी है, ए सी यानी ए सी बाय हाफ और ए सी बाय हाफ, ये आप इसको होमोजीनियस सेक्शन में कर सकते हैं स्ट्रेस।
तो इसमें हम सिर्फ ये जो एम वाई बाई आई है ये बेसिकली होमोजीनियस, और ये चाहे वो स्ट्रेट हो या कर्व हो, एम वाई बाई आई का इक्वेशन हो, या हम जो अभी डिराइव करेंगे, तो ये होमोजीनियस सेक्शन के लिए है। ठीक है। सो लोड, अब लोड इन ए फॉर्म ऑफ व्हाट, अप्लाइड मोमेंट इज इन द इलास्टिक रेंज। इसका क्या मतलब है कि लेट सपोज आप जब किसी बीम के ऊपर, चाहे कर्व हो या स्ट्रेट हो, इस इलास्टिक रेंज का कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, ये आप किसी भी फिनोमिना के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक एम। इस एम को अगर मैं 1 डाल दूं, स्टार्ट करूं, फिर 2, 3 यूनिट जो भी हो, किप फुट हो या किलो न्यूटन हो, यानी मैं आराम आराम से, और इसकी मैं कर्वेचर को नोट करता जाऊं। ठीक है, यानी इसके जो क्रॉस सेक्शन है उसकी जो बेंडिंग है वो कर्वेचर में नोट करता जाऊं। तो अगर मैं मूवमेंट कर्वेचर इसकी ड्रॉ कर दूं, तो ये किसी हद तक तो स्ट्रेट आएगा, उसके बाद ये नॉन लीनियर हो जाएगा, यानी कि जब क्रैक वगैरह प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे तो ये नॉन, तो ये जो वेंकलर बैक इक्वेशन है ये इस पोर्शन के लिए यूज़ नहीं होती, बल्कि सिर्फ इलास्टिक रेंज के लिए यूज़ होती है। ठीक है। सो द बीम हैज़ ओनली बेंडिंग, नो एक्सियल एंड shear लोड, यानी प्योर बेंडिंग केस हम पढ़ेंगे। तो अगर एक्सियल आ गया या ये वाले आ गए तो फिर कैसे करेंगे, तो इसको आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो द बीम इज इनिशियली कर्व, यानी देयर इज सम इनिशियल कर्वेचर, जबकि स्ट्रेट बीम में तो जब लोड पड़ता है तो बाद में जो है वो कोई कर्वेचर, जब ऐसे बेंड होता है ये, तो बाद में कोई ऐसे कर्वेचर ये डेवलप्ड होती है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक कर्व बीम है, इसमें कुछ चीज़ें पहले आप नोट कर लें, लाइक आर बार जो है ये है सेंट्राइडल एक्सिस, यानी देखें इस कर्व को आपने किसी पॉइंट से ड्रॉ किया होगा ना, कंपास वगैरह से ड्रॉ किया है, कोई आर्क आपने ड्रॉ की है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इस लाइन को हम लाइन ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये जो मैंने लाइन पूरी वाइट वाली लाइन लगाई है, तो इससे ये डिस्टेंस आर बार हो गया। ये बार क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली हम जब भी किसी एरिया का सेंट्रॉइड निकालते हैं, तो चाहे वो एक्स बार हो या वाई बार, तो ये बार हम सेंट्रॉइड के लिए यूज़ करते हैं, यानी ज्योमेट्रिक सेंटर के लिए। ठीक है। आर एन का मतलब है रेडियस ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस, एन का मतलब है न्यूट्रल एक्सिस। आर आई, अच्छा इस कर्व के दो पार्ट हैं जिस तरह आपके आर्च के होते हैं, इसको इंट्रोडस कहते हैं, एक्सटर्नल, ठीक है, या इनर फाइबर्स या ये आउटर फाइबर्स। तो ये आई और ओ इनर और आउटर के हिसाब से है। सो इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस, ये चीज़ें हो गई। ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी आप इनर फाइबर्स हैं, ये आउटर फाइबर्स हैं। और ये हमें पता है कि कर्व बीम में सेंट्रॉइडल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस, इसके बीच में एक सेंट्रिसिटी होती है ई। ये सी आई और सी ओ क्या है? ये बेसिकली न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है जहां पे आप इंटरेस्टेड हैं स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने के लिए। लाइक जब आपके पास कोई स्ट्रेट बीम हो और उसके लिए हम जब एम वाई बाई आई का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो ये वाई बेसिकली इस सेंट्रॉइडल एक्सिस या बेसिकली न्यूट्रल एक्सिस जो कि कंसाइड कर रहे होते हैं ये डिस्टेंस, हम ये वाई जो है ये न्यूट्रल एक्सिस से लेते हैं। ठीक है, फॉर स्ट्रेस कैलकुलेशन, नॉट फॉर द ज्योमेट्रिक कैलकुलेशन सेंट्रॉइड। ज्योमेट्रिक की कोई भी वाई आप लें तो वो यहाँ सी ए से लें। ठीक है, लेकिन चूंकि हम स्ट्रेस कैलकुलेशन कर रहे हैं तो स्ट्रेस कैलकुलेशन का जो ताल्लुक है वो न्यूट्रल एक्सिस के साथ है, कि उससे ऊपर एक नेचर की स्ट्रेस होगी और उससे नीचे दूसरी की होगी। सो दैट इज सी आई एंड सी ओ। ठीक है, यानी किसी भी पॉइंट पर इसको हम वाई ओ कहते हैं, और किसी, और जब ये y जो है ये बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाए तो उस y को हम सी ओ कहते हैं। इसलिए आपने एम वाई बाई आई भी पढ़ा होगा और एम सी बाई आई भी किसी बुक में पढ़ा होगा। तो चाहे c हो या y हो, ये है एक ही चीज़। ठीक है, तो y कोई भी किसी भी फाइबर्स पे, और c जो है वो y बेसिकली मैक्सिमम स्ट्रेस।
तो ये मैंने अब इस देखें, इस शेप का तो कोई क्रॉस सेक्शन होगा ना, ये तो 2D नहीं होगा, इसका कोई थिकनेस होगी इस साइड पे, यानी ये कुछ क्रॉस सेक्शन होगा इसका। तो वो क्रॉस सेक्शन मैंने एक बड़ा ही जर्नलाइज्ड क्रॉस सेक्शन लिया है। ये क्रॉस सेक्शन जो है, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, एल शेप भी हो सकता है, आई शेप भी, सर्कल भी हो सकता है, यानी सॉलिड, ये सारे सॉलिड हैं। ये होलो भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी, ट्राइंगुलर, एनी टाइप का शेप, कुछ भी। तो हम ऐसी डेरिवेशन करेंगे कि इसमें आप कोई भी शेप आ जाए, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अच्छा, दैट इज़ आर आई एंड आर ओ एंड आर बार एंड आर एन। ठीक है, ये सारे डिस्टेंस हैं। अब हम थोड़ा सा कुछ ये देखें, ये अब मैंने y लिया है, ठीक है, सेंट्रोइडल एक्सिस से किसी भी फाइबर तक का डिस्टेंस, ये एक फाइबर है, डिफरेंशियल एलिमेंट। तो जब ये y बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएगा तो ये CO बन जाएगा, ठीक है, ये वाला। और जब ये y यहाँ पे आ जाएगा तो ये वाला हम माइनस ले लेंगे, ये हम प्लस ले लेंगे। चले, ये बात की बातें हैं, ठीक है। देयर इज एसेंट्रिसिटी बिटवीन सेंट्रोइडल एक्सिस एंड न्यूट्रल एक्सिस विच इज E। अच्छा, ये डिफरेंशियल एलिमेंट जो लेते हैं, देखें, इस फाइबर का जो रेडियस है वो आर आई है, टॉप फाइबर्स का जो रेडियस है दैट इज आर ओ। अगर हम यहाँ पे एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस विच इज लोकेटेड एट वाई डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, इसका अगर हम रेडियस लें, सो रो इज इक्वल टू, इसको हम रो कहेंगे, ठीक है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने रो दे दिया नाम, ठीक है। और ये किस चीज़ के बराबर होगा, देखें, ये वैल्यू हमें पता है आर एन, ये हम बाद में इंटीग्रल से कैलकुलेट भी करेंगे। सो आर एन वाइट, और फिर वाइट से ऊपर डिफरेंशियल तक वाई है, सो रो इज इक्वल टू आर एन प्लस वाई। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। ये बेशक आप अभी से कैलकुलेट कर लें, क्योंकि बाद में वापस में आप वीडियो रिवर्स करेंगे, देखेंगे ये कहाँ से आया। तो अभी से इसको आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको अपने पास लिख लें। अच्छा, ये है इनिशियल। हम यहाँ पे एक सेक्शन लेते हैं या एक एलिमेंट्स लेते हैं, एक कर्व बीम में से एक एलिमेंट को निकालते हैं, उसके ऊपर स्ट्रेस एनालिसिस करते हैं, ठीक है, किसी एक पॉइंट के ऊपर या एक सेक्शन के ऊपर। अब अभी तक मैंने इसके ऊपर कोई बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई नहीं की। ये एक लाइन है ए बी और एक है सी डी, ठीक है। यहां से लेके इस पॉइंट तक ये रो डिस्टेंस है। अब जब इसके ऊपर हम, यानी ये डी ए है, अच्छा, ये लेंथ ऑफ कर्वेचर, इसकी लेंथ क्या होगी, इस कर्वेचर की लेंथ। तो ये हमें पता है मैथमेटिक्स के रूल से, अगर आपके पास कोई दो लाइनें हो जिसके बीच में एंगल आपको पता हो थीटा, और मतलब एक सेक्टर आप इसको कंसिडर कर लें, एक सर्कल का कोई सेक्टर है, ठीक है। तो ये आप एस इज इक्वल टू आर थीटा, समझ आएगा ये। सो दैट इज, यानी एस इज द लेंथ ऑफ द कर्व, और जो थीटा है ये आ जाएगा, और आर ये। अब इसमें जो आर है वो आपके पास बेसिकली रो है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ इस डिफरेंस। और इन दोनों लाइंस के बीच जो फाई है वो क्या है, एंगल, वो फाई है। इसका मतलब है कि इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है, यानी अभी तक इसमें स्ट्रेन नहीं आई, हमने कोई लोड नहीं अप्लाई किया, तो ये है रो और फाई। रो को आप क्या लिख सकते हैं, आर एन प्लस वाई। ये आपको एक इक्वेशन पता लग गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी लेंथ ऑफ दिस एरिया या दिस लाइन या कर्व इज इक्वल टू आर एन प्लस वाई इंटू फाई, ठीक है, एस इज इक्वल टू आर थीटा से। अब जब इसके ऊपर मैं ऐसे एक बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करूं,
तो डेफिनेटली ये जो कर्व होगा फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस ये ऐसे रोटेट करेगा, और इस जिस तरह ये फाई है इसको हम डी फाई ले लेंगे, यानी कोई डिफरेंशियल थोड़ा सा चेंज इन कर्वेचर। ठीक है, डी मतलब चेंज इन कर्वेचर, डिफरेंशियल की फॉर्म में हम ले रहे हैं। तो यहाँ ये इसकी लेंथ जो है, ये फाइबर्स जो है ये स्ट्रेच हो जाएंगे। अब इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी जो लेंथ होगी, अब हमें पता है, देखें यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना है, y। अब ये यही r का रोल प्ले कर रहा है, ये y। सो y इंटू डी फाई, लाइक दिस वन, जिसमें ये रो डी फाई था, ये रो फाई था। अब इसमें ये y डी फाई हो जाएगा। ठीक है, ये आगे भी आपको समझाऊंगा, डी फाई। तो इस कर्व की जो चेंज इन लेंथ है वो ये है, यानी y इंटू डी फाई। तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो ये हमारे पास एक किस्म की स्ट्रेन आ जाएगी। ठीक है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन आ जाएगी। और फिर हम स्ट्रेस इससे फाइंड आउट कर लेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जरिए से। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था आपको कि ये हम यहाँ तक लगाएंगे, यहाँ तक जहाँ पे आपका हुक्स लॉ वैलिड हो। ठीक है, सो तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये है, हमें पता है स्ट्रेन किस चीज़ के बराबर है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ जो है वो ये है y डी फाई, और ओरिजिनल लेंथ ये है आर एन प्लस वाई इंटू फाई। ये आर एन प्लस वाई बेसिकली रो है। ठीक है, दिस इज द रो। तो ये y डी फाई हो गया, और आर एन प्लस वाई इंटू फाई, ये चेंज इन लेंथ स्ट्रेन्स आ गई। बेसिकली दीज आर द स्ट्रेन। तो अब हुक्स लॉ को यूज करें, हुक्स लॉ, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। तो ये आप इसको लिख दें। अब स्ट्रेन की जगह आप ये वाली इक्वेशन लिख दें, तो ये आ जाएगा, और इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। ये आल दो कि हमारे पास ये स्ट्रेस आ गया है, लेकिन इसमें कोई डी फाई है और फाई, हम इसको भी निकालना चाहते हैं। अब ये इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन गिव्स ए हाइपरबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस। देखें ये ई डी फाई फाई ये सारे कांस्टेंट हैं, यानी आपके पास जो इक्वेशन है वो बेसिकली जो है y इज इक्वल टू, और ये आर एन भी कांस्टेंट है, ये y सिर्फ अननोन है यानी वेरिएबल है, और बाकी सारी इसमें जो क्वांटिटी है दैट आर कांस्टेंट। तो अगर हम इस पूरे कांस्टेंट को मतलब 1 कंसिडर कर लें, ये ई डी फाई और फाई को 1 कंसिडर कर लें, और सिर्फ इसको ले लें y ओवर आर एन प्लस वाई, ये जो इक्वेशन है ये हाइपरबोलिक की इक्वेशन है। वो कैसे, देखें, अगर मैं स्ट्रेस को सिंपल यानी मैथमेटिक्स की फॉर्म में, ये y का फंक्शन 1 ओवर x हो, ये हाइपरबोलिक इक्वेशन है। इसको आप कभी एक्सेल में ड्रॉ करें, यू विल गेट लाइक ए कर्व लाइक दिस वन। ठीक है, वो जो मैंने आपको स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में बताई थी, यहाँ पे इस तरह की कर्व, ये हाइपरबोलिक की है। ठीक है, तो ये, तो बेसिकली ये एक शिफ्टेड हाइपरबोलिक की इक्वेशन है। वो कैसे, देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन के साथ y प्लस ये आर एन प्लस कर दूं और माइनस कर दूं आर एन को, तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय आर एन प्लस वाई इज इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, अब इसको अलग कर दें और इस माइनस वाले को अलग कर दें, तो ये बेसिकली कुछ इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी। मैं कहाँ लिखूं इसको, अच्छा चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली 1 माइनस आर एन ओवर आर एन
प्लस वाई की इक्वेशन बच जाएगी, ठीक है, स्ट्रेस। तो अगर आप मैथमेटिक्स में इसको लिखें y इज इक्वल टू 1 - 1/x, तो इसकी जो कर्व बनेगी वो कुछ इस तरह। तो ये बेसिकली एक शिफ्टेड पैराबोलिक इक्वेशन है 1 - 1x, ठीक है, जिस तरह ये वाला है। तो चलें, बहरहाल ये तो कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये हो गया आपके पास। तो ये इक्वेशन है। तो ये इसलिए एक्सप्लेन किया कि आप सोचेंगे कि ये कैसे है हाइपरबोलिक की इक्वेशन, तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए की है, ठीक है। अब देखें, जब आपके पास कोई सेक्शन हो लाइक दिस सेक्शन, तो इस न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर ऊपर देखिए ना, ये नेगेटिव बेंडिंग है ना। नेगेटिव बेंडिंग कैसे होती है? ऐसे, ये नेगेटिव, यानी ऊपर टेंशन और नीचे कंप्रेशन, और एक न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर टेंशन और न्यूट्रल एक्सिस। अब कोई सेक्शन इक्विलिब्रियम में होगा तो समीशन ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी इससे जो, अगर ये सेक्शन है, मैं इसको ऐसे कर दूं और ये सेक्शन है, तो इस पर जो फोर्सेस लग रही होंगी और इस पर जो फोर्सेस लग रही होंगी, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, यानी C इज इक्वल टू टी, कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू टेंशन फोर्सेस। अब फोर्सेस कैसे निकालेंगे? किसी डिफरेंशियल एलिमेंट के ऊपर, ये जो हमने डिफरेंशियल एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है। अब मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। इस डिफरेंशियल एलिमेंट पर जो फोर्सेस लग रही होंगी वो कितनी होंगी? स्ट्रेस है इस, अगर इसको आप डी ए से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, जिस तरह हमारे पास होता है कोई स्ट्रेस इज इक्वल टू पी बाय ए, ठीक है। तो पी पी फोर्स है, इसको आप स्ट्रेस इंटू एरिया से मल्टीप्लाई, तो ये स्ट्रेस हो गया और ये डी ए हो गया, क्योंकि डिफरेंशियल का जो एरिया है दैट इज डी ए, ठीक है। फिर बाद में इसको इंटीग्रेट जब करेंगे तो फुल फोर्सेस आ जाएंगे। तो ये चीज़ आ गई है। अब स्ट्रेस जो कि इक्वेशन 1 हमारे पास है स्ट्रेस की, वो आप पुट कर दें। अब ये ई डी फाई ये सारे कांस्टेंट हैं, तो इंटीग्रेशन से बाहर कर दें, और जो नहीं है, जो वेरिएबल्स हैं, वो इंटीग्रेशन के अंदर रहेंगे। अब किसी दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है, तो या तो ये ज़ीरो है या फिर ये ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, ठीक है। अब मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी हो ही नहीं सकती कि वो ज़ीरो हो, फिर तो कर्व बीम का वजूद ही खत्म, मतलब मटीरियल ही कोई नहीं है, यही मतलब होगा ना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और अगर फाई ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि आपके पास कर्व बीम नहीं है, तो फिर आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। और डी फाई यानी आपके पास चेंज इन कर्वेचर भी नहीं है ड्यू टू लोड, तो इसका मतलब है आपके पास प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो कि ये है, ठीक है। तो ये तो ज़ीरो हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि दिस इंटीग्रेशन इज ज़ीरो। सो वाई डी ए आर एन प्लस वाई, ये आर एन प्लस वाई, ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये किस चीज़ के बराबर है? रो के बराबर। तो ये आपने बार बार जो है वो, इसको हम आगे रो की फॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जब ये इंटीग्रेशन ज़ीरो हो गई और इसको आप ओवर द एरिया इंटीग्रेट करें, तब ये ज़ीरो होगा, ठीक है। ये तो हो गई फोर्सेस की। अब समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, यानी ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, इससे ऊपर भी फोर्सेस लग रही है, नीचे भी, ठीक है। तो अगर ये फोर्सेस इसके ऊपर लग रही है, तो फोर्स फोर्स इनटू डिस्टेंस ये आपको बेंडिंग मूवमेंट देगा, और एक अप्लाइड मूवमेंट है ये m। सो अप्लाइड मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू द इंटरनल मूवमेंट, ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम। तो ये है, ये एक्सटर्नल मूवमेंट है और ये इंटरनल। अब हमें पता है मूवमेंट किस चीज़ के बराबर है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हो गया, ये फोर्स है,
इनटू डिस्टेंस dy। तो चूंकि हम डिफरेंशियल की फॉर्म में बात कर रहे हैं इसलिए हम इसको एरिया ओवर एरिया इंटीग्रेट करेंगे। तो ये बेंडिंग मोमेंट आ गया। सो दिस इज द इंटरनल बेंडिंग मोमेंट एंड दिस इज द एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, यानी ये एक किस्म का रेजिस्टिव बेंडिंग मोमेंट है जो कि सेक्शन के अंदर डेवलप्ड होगा अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए दैट इज इक्वल। या एम को यहाँ पे ले आए तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब स्ट्रेस की वही इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आप इस स्ट्रेस पे ये वाली वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो आपके पास ये y तो इस इधर है और y इसमें भी है, तो ये वाई स्क्वेयर DARN+y, तो वही ये चीज़ कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें। ये अब ये वाली जो इंटीग्रेशन, अच्छा इसमें ये वाली इंटीग्रेशन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको हम एक इक्वेशन ए का नाम देंगे। मैंने बाकी कोई भी ए नहीं यूज़ किया, या 1 2 3 पूरे लेक्चर। तो जब भी मैं इक्वेशन ए का कहूँ तो इसका मतलब है कि वो इंटीग्रेशन जिसकी वैल्यू 0 है और वो y DARN+y या y dA/रो, ये वो ए इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा अभी यूज़ करने वाले हैं इक्वेशन ए को। लेकिन अब ये बीच में और एक और इंटीग्रेशन आ गई, इसको y² DA/RN+y=m। इसको थोड़ा सा किसी और फॉर्म में लिखते हैं, यानी द क्वांटिटी y²/RN+y को हम रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है इंटीग्रेशन के अंदर, ये y² DA/RN+y, इसको हम एक और फॉर्म में लिख देंगे और वो है y−RNy/RN+y। देखें, अगर आप इसको वापस सिंप्लीफाई करें तो y/1 हो जाएगा -RNy/RN+y। इसका आप LCM ले लें, सो 1 दैट इज इक्वल टू y² प्लस RNy-RNy, तो ये कट जाएंगे, सो y² RN। तो ये वाली इक्वेशन वापस, यानी इस इक्वेशन को आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक चीज़ आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो अब ये जो मूवमेंट है, सो दिस मूवमेंट, ठीक है, ये इक्वेशन जो है इसको हमने किसी और फॉर्म में लिख लिया, तो उसमें मजीद 2 इंटीग्रल आ गई हैं, जिसमें अभी सब्र करें, ये इंटीग्रल भी अभी रहता है। ठीक है, तो सो m इज इक्वल टू E d∅/∅ इंटू ये वो y² को जो हमने इस फॉर्म में लिख दिया तो y dA आ जाएगा। ठीक है, और Rn चूंकि कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, y dA/RN+y। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब ये देखिए, ये वो वाली इंटीग्रेशन है इक्वेशन ए वाली, जो कि 0 है इसकी वैल्यू, क्योंकि y dA/RN+y, ठीक है, विच इज़ बेसिकली ए रो। ये वाली इक्वेशन ए, y dA/RN+y=0, तो ये तो हो गई 0, इसका काम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो क्या रह गया, E d∅/∅ इंटीग्रल ऑफ y dA। अगर आप इस इंटीग्रेशन को देखें तो ये बेसिकली मूवमेंट की इंटीग्रेशन है, यानी एरिया मूवमेंट का। सॉरी, इसको मैंने मूवमेंट लिख दिया। ये जो इंटीग्रेशन है y dA, दिस इज बेसिकली फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, अब अगर आप y² dA कर दें तो वो बेसिकली आपके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है, दैट जिसे हम सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया कहते हैं। ठीक है, y dA और फिर उसका y आप लें सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया, तो वो इसलिए y² dA के बराबर होता है। बहरहाल ये फर्स्ट एरिया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, डिपेंड करता है कि y आप कहाँ से ले रहे हैं। अगर y आप
न्यूट्रल एक्सिस से ले रहे हैं, सॉरी, अगर y आप सेंट्राइडल एक्सिस से ले रहे हैं, जो कि हमारा केस नहीं है, हम तो y न्यूट्रल एक्सिस से ले रहे हैं, समझ आ गई। अगर आप y सेंट्राइडल एक्सिस से लेते हैं यानी सी ए से, तब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि सेंट्राइडल एक्सिस के अबाउट तो जो एरिया है, ये एरिया और ये एरिया सेम होगा, तो इसका प्लस और इसका माइनस, तो मूवमेंट 0 ही आएगा ना, यानी ये एक मूवमेंट है जिसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। तो एरिया का मूवमेंट 0 इफ यू आर टेकिंग y फ्रॉम द सी ए यानी सेंट्राइडल एक्सिस। चूंकि अगर हम अच्छा, इसको चलें एक नज़र देख भी लेते हैं कि ये हमारे पास अगर हम y, ये मैं वैसे प्रूफ कर रहा हूँ, ठीक है, वो 0 वाली कंडीशन को आपको बता रहा हूँ। हम y यहाँ से नहीं लेते, हम y ये न्यूट्रल एक्सिस से हम लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम y को न्यूट्रल एक्सिस से लें तो क्या होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dA इज इक्वल टू 0 व्हेन y फ्रॉम सी ए सेंट्राइडल एक्सिस। सो I जो होगा वो y b d, देखें ये डी ए जो है ना, ये बी डी वाई के हो जाएगा। अगर ये एक रेक्टेंगल है जिसका बी है विड्थ और हाइट h है, तो इस डिफरेंशियल का एरिया क्या होगा, डी ए, दैट इज इक्वल टू बी इंटू डी वाई, अगर ये डिफरेंशियल हाइट जो हो वो डी वाई हो, ठीक है। तो ये एरिया आ जाएगा बी डी वाई। अब b कांस्टेंट है, बाहर निकाल दें, और इंटीग्रेशन ऑफ y डी वाई, तो वो y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और इसको हमने ओवर द एरिया इंटीग्रेट करना है, तो ये ऊपर h बाई 2, ठीक है, ये h बाई 2 और ये माइनस h बाई 2, तो इससे ये आ जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दें, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो अब अगर हम इसको सेंट्राइडल एक्सिस से लें एट ए डिस्टेंस e, तो इसका मतलब है कि जो इस इस इंटीग्रेशन को आप थोड़ा सा गौर से देखें, तो इसकी जो डायमेंशन है इस इंटीग्रेशन की वो एरिया की है। इसका मतलब है कि ए तो होगा, और ये एक मॉडिफाइड एरिया होगा जो कि इसको चेंज करेगा, और वो है ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सॉरी, वो इसेंट्रिसिटी, विच इज ई क्या है, ई बेसिकली आपका न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्राइडल एक्सिस के बीच। तो इस ई ए को आप एक किस्म का कह सकते हैं, दिस इज द मॉडिफाइड एरिया, दिस इज द मॉडिफाइड एरिया, क्योंकि इस इंटीग्रेशन की जो डायमेंशंस है वो एरिया की है, तो ए तो आएगा यानी कंप्लीट ए, जब आप इसको ओवर द एरिया इंटीग्रेट करेंगे तो ए तो बनेगा ही बनेगा, और वो ई होगा, ठीक है, क्योंकि y उधर y से सेंट्राइडल एक्सिस है, तो y अगर हो 0 है, इससे नीचे हमारा e है, तो ई ए आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपके पास क्लियर हो गई। अब सो m, वो जो m की इक्वेशन हमारे पास आई थी, ये वाली m की इक्वेशन, और जिसको हमने बाद में इस फॉर्म में कर, अब इस इंटीग्रेशन ऑफ y डी ए की जगह आप क्या लिख दें, ई ए, सिंपल ई ए लिख दें, यहाँ से ई की वैल्यू को निकाल लिया आपने, ये वैल्यू एम फाई डी फाई। तो इसमें ज़रा गौर करें, इसमें फाई ऊपर है और डी फाई नीचे है, ठीक है, फाई ऊपर और डी फाई नीचे, जबकि इक्वेशन नंबर 1 में डी फाई ऊपर है और फाई ऊपर, तो यही हम इसमें से ख़त्म करना चाह रहे थे, रेसिप्रोकल में है, और ई को जब आप इसमें पुट करेंगे, यानी इस ई को वैल्यू को आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, विच इज़ दिस वन, ये वाली इक्वेशन है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, वो फाइव आई जो है और कर्वेचर, वो सारा काम खत्म हो जाएगा। सो एम वाई ओवर ई ए आर एन प्लस वाई रह जाएगा, ये वाली इक्वेशन रह जाएगी। अब आर एन प्लस वाई हमें पता है, दैट इज इक्वल टू रो, ये तो किसी भी एलिमेंट के लिए है, ठीक है। बहरहाल हम इसको देखते हैं आगे चल के। अच्छा, बल्कि यहाँ पर इसको क्लियर कर देते हैं, अगर ये आपके पास हो
आर एन हमें पता है न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा सा कर्वेचर की तरफ शिफ्ट हुआ होता है, ये वाली वैल्यू आर एन है। और ये न्यूट्रल एक्सिस से ये ऊपर की जो ये डिस्टेंस है, ये इसको हमने सी आई कहा था, सी ओ, यानी ये आउटर है, ये इनर है। और इस अंदर वाले डिस्टेंस को हमने क्या कहा था, सी आई। तो इसका मतलब है अगर आर एन प्लस सी ओ आप डाल दें, वाई चूंकि यहाँ से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस है, अगर आप इसको सी ओ डाल दें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आर ओ बन जाएगा। और अगर आप इस आर एन से इस सी आई को माइनस कर दें तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये वाला, ये आर आई बन जाएगा। ठीक है, वो यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। अगर आपके पास ये आर एन यहाँ तक है, अगर आप इसके साथ आप इस सी ओ को कर लें तो ये आपके पास आर ओ बन जाएगा। ठीक है, और अगर आप आर एन से इस सी आई को माइनस कर दें तो ये आपके पास आर आई बन जाएगा। तो ये भी एक है जो कि हम आगे इसी चीज़ में इसको फिट करते हैं। ठीक है, यानी टॉप और बॉटम स्ट्रेसेस के लिए। सो अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेसेस निकालना चाहते हैं, ठीक है, यानी अगर कोई आपके पास इस किस्म की हो तो हमें पता है कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाइपरबोलिक होगी, इस किस्म की, यानी कुछ इस किस्म की आएगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना चाहिए था, लेकिन इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इस किस्म की होगी। तो आप किसी भी वाई, यानी इस सी आई की जगह आप कोई भी न्यूट्रल एक्सिस से किसी भी फाइबर का डिस्टेंस डाल दें तो आपके पास ये आएगा। अब पुट y इज इक्वल टू माइनस सी आई, क्योंकि वो हम उससे माइनस करेंगे आर एन से, और एक के लिए होगा सी ओ। तो ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। लेकिन ये है बेसिकली नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए। पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। चलिए वो आखिर में मैंने समरी में लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो अगर y को हम सी आई पुट कर दें और सी ओ पुट कर दें, यानी इस जगह पे इन फाइबर्स की जगह पे और इन फाइबर, यहाँ पे आपको पता है कि स्ट्रेस मैक्सिमम होंगे। ठीक है, यानी अगर इस तरह है तो इस टाइप की कोई स्ट्रेसेस आएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम इधर ही होंगे, बीच में कम होंगे। जिस तरह आपके पास एम वाई बाई आई में ये टॉप पे स्ट्रेसेस ज़्यादा होते हैं, बीच में कम होते हैं। ठीक है, और वो फिर प्लास्टिसिटी में जब चीज़ें जाती हैं तो फिर ये भी फुल फॉर्म ऐसे हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ है। अब तो ये इक्वेशन 3 है और इक्वेशन नंबर 4। तो ये अब है किसी भी, तो आपको मतलब अगर इस तरह कोई कर्व बीम हो तो ये सी आई ए एरिया क्रॉस सेक्शन, इसका कोई एरिया गिवन होगा वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आर आई सी आई ये आपको तमाम पता होगा, सिवाय इस ई के। ये ई अभी तक एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ रह चुकी है। और एक हमारे पास वो इक्वेशन ए वाली इंटीग्रेशन भी रही है, अगर आपको याद हो। ठीक है, उस ए को, उस ए इंटीग्रल को हम यूज करेंगे और इस ई को कैलकुलेट करेंगे। सो दिस ई इज बेसिकली ए शेप डिपेंडेंट क्रॉस सेक्शन शेप डिपेंडेंट क्वांटिटी है ये। ठीक है, सो बिफोर यूजिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इट इज नेसेसरी टू डेवलप एंड evaluate एंड इक्वेशन फॉर द डिस्टेंस ई, यानी हमने ये एवेल्युएट करना है इस ई को। ये हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए आर एन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज बेसिकली दैट इक्वेशन ए विच इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन ए। तो ये हमारे पास जो है वो 0 है। और ये भी हमें पता है कि रो इज इक्वल टू आर एन प्लस वाई, या हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि y इज इक्वल टू रो माइनस आर एन। ठीक है, तो इस y की जगह ये वाली इक्वेशन लिख दें, रो माइनस आर एन, और इस आर एन प्लस रो की जगह आप रो लिख दें। ये हो गया डी ए, और इसको हमने ओवर द एरिया इंटीग्रेट करना है। अब ये रो बाय रो तो 1 आ जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 1
ऑफ डी ए माइनस इंटीग्रल ऑफ आर एन ओवर रो डी ए इज इक्वल टू 0। अब जब आप डी ए का इंटीग्रल लेंगे और एरिया के हिसाब से, या फ्रॉम 0 टू ए, या फ्रॉम हाइट, कुछ भी लिख दें आप, वो डिपेंड करता है कि आप डबल इंटीग्रल ले रहे हैं, सिंगल इंटीग्रल ले रहे हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। अगर आप इस किस्म का लें फिर तो, अगर स्ट्रिप आप ऐसे ले रहे हैं फिर तो सिंगल इंटीग्रल से काम चल जाएगा। और अगर आप यहाँ से ऐसे लेंगे, ठीक है, यानी डी एक्स को भी वेरी करेंगे, डी वाई को भी, तो फिर तो डबल इंटीग्रल आएगा, डी एक्स डी वाई आएगा एरिया, ठीक है, डबल। और वो एक्स और वाई की अपनी कुछ लिमिट्स होंगी, यहाँ से 0 से लेके, या बेसिकली -b/2 से b/2 और h/2 से -h/2 तक, इस तरह, ठीक है। तो वो, तो बहरहाल इस इंटीग्रेशन का जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू ए। ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू ए आ गई, इसको माइनस है उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, ये आर एन इंटीग्रल ऑफ डी ए ओवर रो, तो ये एक और नया इंटीग्रल आ गया है इसमें, डी ए। और अब ये शेप डिपेंडेंट इंटीग्रल है, ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको कोई शेप लेके ही सॉल्व करेंगे, और वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अब समरी क्या हो गई, सॉरी, अच्छा, तो ये हमारे पास जो एरिया है वो आर एन इंटीग्रल ऑफ डी ए बाय रो आ गया, ठीक है, किसी भी शेप के लिए। सो ए इज इक्वल टू आर एन इंटीग्रल ऑफ डी ए बाय रो। दिस इंप्लाइज, यहां से आप आर एन की वैल्यू निकाल लें। आर एन ये है, ठीक है, ए ओवर इंटीग्रल ऑफ डी ए ओवर रो, ये चीज आ गई है। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, ये अब रेक्टेंगल के लिए अपने आप में निकालेंगे, एल के लिए इसकी कोई और वैल्यू होगी, कुछ हम निकालेंगे, कुछ तैयार वैल्यूज़ भी आपको टेबल की फॉर्म में नेट से मिल जाएंगी, आप गूगल करें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। अब ई जो है वो हमें पता है कि सेंट्राइडल एक्सिस माइनस न्यूट्रल एक्सिस के डिस्टेंस को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दफ़ा फिर इसको देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये आर एन है और ये आर बार है, तो इस रेड से आप ये आर एन निकाल ले तो ये बीच का ई का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ई जो है दैट इज आर बार माइनस आर एन। अब ये भी आपको पता होगा, ये वाली चीज भी पता होगी, ये नहीं पता। अब अगर हम समराइज करें तो सबसे पहले जब भी कर्व बीम आएगा तो आपने इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, सबसे पहले आपने ये इंटीग्रल फाइंड आउट करना, क्योंकि जब कोई क्रॉस सेक्शन आपके पास गिवन होगा तो एरिया आपके पास गिवन होगा, आर एन भी, आर बार भी आपके पास होगा, ठीक है। वो आगे जब क्वेश्चन करेंगे आपको पता लग जाएगा। सिर्फ ये इंटीग्रल जो है, तो अगर आप इस पूरे डिस्कशन को एक कूजे में बंद करें तो वो ये है कि लाइक जब स्ट्रेट बीम है तो उसके लिए सिग्मा क्या था, एम वाई बाई आई था। इसमें भी ये एम वाई यही है, या एम सी बाई आई, जिस तरह हम कहते हैं स्ट्रेट बीम, इसमें भी एम वाई है, लेकिन इस आई की बजाय ये ई ए आर आई आ गया। एक तो ये फर्क आ गया। अब ये ई फाइंड आउट करना है, तो ई में सिर्फ ये इंटीग्रल, यानी इंटीग्रल ऑफ फ्रॉम एरिया डी ए बाय रो, ठीक है। और ये रेक्टेंगल के केस के लिए कुछ नेचुरल लॉग ऑफ रो आएगा, क्योंकि 1/रो का इंटीग्रल नेचुरल लॉग ऑफ पी आता है, ठीक। तो ये हम बाद में इस पे जब एग्जाम्पल करेंगे तो हम बस इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, एंड दैट इज द शेप डिपेंडेंट इंटीग्रल, ठीक है। तो ये याद रखें कि माइनस है इनर और आउटर, तो ये फॉर नेगेटिव मूवमेंट है। फॉर पॉजिटिव मूवमेंट इनर विल बी पॉजिटिव एंड आउटर विल बी नेगेटिव, और यही सारा कुछ यही आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे कोई एग्जांपल करेंगे, तो आपकी, अगर आप ये पूरी ये जो इंटीग्रेशन है इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए करते हैं, तो बस वो सिंपल ये एक स्लाइड है, ठीक है, इसमें से हम ये सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सो थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल्स। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।